प्यारे बच्चों नमस्कार। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने क्या है कि जो एमपी बोर्ड के द्वारा प्रश्न बैंक जारी की गई है उसके टोटल ऑब्जेक्टिव को देख लिया है। अब हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप हर चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर दिए हैं उनको आपको सॉल्व कराऊंगा मैं यहाँ से। तो सेकंड चैप्टर जिसका कि नाम है हमारा सॉल्यूशन विलियन, आज हम इसको लेते हैं। इसमें जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं उनको हम सॉल्व करते हैं, उनको हम अच्छी तरीके से समझते हैं। तो सभी बच्चे आ जाएं और जुड़ जाइए मेरे साथ। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। एमपी बोर्ड के द्वारा जो प्रश्न बैंक जारी की गई है उसके आंसर बिल्कुल इजी तरीके से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। ओके, तो आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें पढ़ना है मूल प्रभाव को समझाइए, मूलरता को समझाइए, नॉर्मलता को परिभाषित कीजिए, अणुसंख्या गुणधर्म किसे कहते हैं, अर्धपारगम झिल्ली क्या होती है, पीपीएम क्या होता है। इसी के साथ जो हमें 3 नंबर के क्वेश्चन आने हैं उनमें देखेंगे आप लोग, बताया गया है कि परासरण और परासरण दाब और संपरासरी विलयन किसे कहते हैं, आदर्श अनादर्श विलयन में अंतर बताइए, शुद्ध जल की मूललता ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। और इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन बचते हैं वो क्वेश्चन है कि परासरण दाब क्या है। ठीक है ना, परासरण दाब क्या है, परासरण एवं विसरण में कोई दो अंतर बताइए, हेनरी का नियम लिखिए, और ठंडे देशों में गाड़ी के रेडिएटर में जल के साथ ग्लाइकॉल का प्रयोग करते हैं क्यों। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये इनको हम आज सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो देखिए एक बात ध्यान रखेंगे आप लोग यहाँ से कि ये जो क्वेश्चन आंसर मैं आपको यहाँ पे सॉल्व कराने जा रहा हूँ इनका जो क्रम है वो आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आप इनको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। ओके, क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है आप उसको अच्छे से देखिए। पहले हम आज समझने वाले हैं यहाँ पे हेनरी का नियम। ठीक है ना, पहले हम कौन सा नियम समझेंगे आज, हेनरी का नियम किसे कहते हैं, तो इसको अच्छे समझिए। हेनरी का नियम, तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे याद रखना है कि हेनरी ने सन 1801 में, देखो दो चीज़ें ध्यान आप याद रखना है आपको कि गैसों की द्रवों में विलेयता, किसमें, गैसों की द्रवों में विलेयता पर किसके प्रभाव को, दाब के प्रभाव को स्पष्ट करने के लिए एक नियम प्रतिपादित किया जिसे हम हेनरी के नाम से जानते हैं। समझ में आ रहा है आपको ये, आपको ये बताना है कि हेनरी ने अपना नियम दिया क्यों है। तो सबसे पहले याद रखेंगे कि हेनरी ने कब, सन 1805 में गैसों की द्रव में विलेयता। ध्यान रखिएगा जैसे हमारी कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, कोल्ड ड्रिंक्स में आप जानते हैं कि ये कोल्ड ड्रिंक्स है, अब इसमें ये द्रव भरा हुआ है, तो इस द्रव में क्या मिला रहता है, जैसे हम इसका कॉक खोलते हैं तो इसमें से गैस बाहर निकलती, क्या होता है, गैस बाहर निकलती है। तो आपको बहुत अच्छे से समझना है कि हेनरी ने क्या किया था सन 1801 में, ठीक है ना, गैसों की द्रव में विलेयता पर, किस पर, गैसों की द्रव में विलेयता पर दाब का क्या प्रभाव होता है, द्रव है उसमें गैस घुली हुई है और उस पर ऊपर से दाब लगाते हैं, तो इसके प्रभाव को स्पष्ट करने के लिए एक नियम प्रतिपादित किया जैसे हम हेनरी के नियम के नाम से जानते हैं। तो क्या है ये नियम, आगे देखेंगे आप लोग। नियम समझिए कि हेनरी ने नियम जो दिया था वो क्या है। ठीक है ना, तो हेनरी के नियम में हेनरी ने क्या बताया कि देखिए स्थिर ताप पर, किस पर, स्थिर ताप पर किसी द्रव के निश्चित आयतन में, समझिए अच्छे से, ताप कैसा स्थिर है, स्थिर ताप पर कोई भी जो हम द्रव लेंगे उसके एक निश्चित आयतन में विलेय गैस का द्रव्यमान, समझ में आ रहा है आपको, जैसे मान लीजिए ये, ठीक है ना, ये द्रव है, इस द्रव में यहाँ से हम कोई क्या मिलाते हैं, गैस, तो स्थिर ताप पर किसी द्रव के निश्चित आयतन में, ये जो द्रव है ये निश्चित आयतन में विलेय गैस का द्रव्यमान, यहाँ से जो गैस मिलाई जा रही है विलेय गैस का द्रव्यमान होता है वो आरोपित दाब, ये ऊपर से जो दाब लगाया जाएगा उस आरोपित दाब की कैसी होती है, समानुपाती होती है। इसे हम बोलते हैं हेनरी का नियम। हेनरी का नियम आप लोग एक बार फिर से समझिए बहुत ज़्यादा अच्छे से। क्या है हेनरी का नियम कि स्थिर ताप पर किसी द्रव के निश्चित आयतन में विलेय गैस का जो द्रव्यमान होता है वो आरोपित दाब के समानुपाती होता है। ठीक है, जिससे क्या हो जाएगा कि एम समानुपाती क्या है यहाँ पर, पी, और एम इक्वल क्या हो जाएगा यहाँ पर, के पी। इसको बहुत अच्छे से याद रखना, एम क्या है, मास है, पी क्या है, प्रेशर है। ठीक है, इसको आगे समझेंगे आप लोग। देखिए तो यहाँ से आपको याद रखना है ये था हेनरी का नियम। क्या है हेनरी का नियम, अब आप लोगों ने जो देखा है वो यहाँ समझिए कि एम क्या है यहाँ पे, विलेय गैस का द्रव्यमान, ठीक है, पी क्या है, आरोपित दाब, और के क्या है यहाँ पे, एक स्थिरांक है। ठीक है, तो आप लोगों ने जो फार्मूला देखा था वो क्या है, एम समानुपाती आपको याद रखना है पी, इसलिए एम इक्वल क्या हो जाएगा यहाँ से, के पी। इसको आप बहुत ज़्यादा अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, हम बात करते हैं इसकी लिमिटेशंस क्या होती हैं हेनरी के नियम की। तो हेनरी का जो नियम होता है उसकी सीमाएं देखिए कौन कौन सी होती हैं। यह नियम केवल आदर्श अवस्था, कौन सी आदर्श अवस्था, आदर्श अवस्था क्या होती है, कम दाब तथा उच्च ताप पर ही लागू होता है। हेनरी का जो नियम है यह केवल
आदर्श अवस्था अर्थात कम दाब एवं उच्च ताप पर लागू होता है। सेकंड देखेंगे तो विलयन में गैस के जो अणुओं का संगुणन यानी जुड़ना या फिर वियोजन नहीं होना चाहिए। इस बात को बहुत अच्छे से याद रखिएगा आप लोग कि विलयन में जो गैस के अणु होते हैं उनका संगुणन या वियोजन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और अगली जो लिमिटेशन से सीमा है वो क्या है इसकी कमी कि गैस एवं विलायक के मध्य कोई रासायनिक क्रिया नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। जो गैस हम मिलाएंगे और उसमें द्रव जो रहेगा पहले से, उनके बीच में कोई भी केमिकल रिएक्शंस नहीं होना चाहिए। तो उम्मीद है कि आप लोगों को हेनरी का नियम बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। हेनरी का नियम जो है आप उसको एक बार फिर से देख सकते हैं। हेनरी के नियम क्या है कि स्थिर ताप पर किसी द्रव के निश्चित आयतन में विलेय गैस का द्रव्यमान आरोपित दाब के समानुपाती होता है, ठीक है। तो ये हेनरी का नियम भी हमें यहाँ पे प्रश्न बैंक में दिया गया है। इसके बाद जो अगला हमारा क्वेश्चन है उसको बहुत ध्यान से देखेंगे आप। वो हमारा क्वेश्चन है मोलरता। कई बार मोलरता से क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो समझिए मोलरता क्या है, मोलरिटी क्या है ये, मोलरिटी, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, मोलरिटी बोलते हैं इससे। तो मोलरता क्या होता है कि विलियन, कोई भी विलियन लेंगे, विलियन के प्रति लीटर आयतन में, किसमें, किसी भी विलियन के प्रति लीटर आयतन में उपस्थित जो विलेय के मोलों की संख्या होती है, किसकी बात करेंगे हम, विलेय के मोलों की संख्या, वो मोलरता कहलाती है। बस आपको इतना याद रखना है कि किसी भी विलियन के, याद रखिएगा आप लोग, क्या याद रखना है आपको, किसी भी विलियन के प्रति लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को हम क्या बोलेंगे, मोलरता कहते हैं। क्या बोलेंगे, मोलरता। मोलरता को प्रति लीटर आयतन में व्यक्त किया जाता है, ठीक है। मोलरता को हम किस में व्यक्त करते हैं, प्रति लीटर आयतन में। याद रखिए मोलरता को हम कैपिटल एम से दर्शाते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखें, चूंकि मोलरता, याद रखिएगा मोलरता में आयतन की प्रधानता होती है और आयतन जो है वो ताप से प्रभावित होता है, इसलिए मोलरता भी ताप से प्रभावित होगी और मोलरता को हम किससे, कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। बात अभी तक आपको समझ में आ गई। मोलरता की परिभाषा हमारी क्या होगी, किसी भी विलियन, आपको याद रखना है, किसी भी विलियन के प्रति लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को हम क्या बोलते हैं, मोलरता। मोलरता को प्रति लीटर आयतन में व्यक्त करते हैं और इसे हम कैपिटल एम से दर्शाते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं हमारी यहाँ से, ये मोलरता। अब मोलरता में आपको ये फार्मूला याद रखना है जिससे कि हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये मोलरता है, कैपिटल एम से शो करते हैं। तो मोलरता बराबर क्या होता है, विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का आणविक द्रव्यमान इंटू क्या हो जाएगा यहाँ से 1000 अपॉन विलियन का मिलीलीटर में आयतन। क्या हो जाएगा यहाँ से, विलियन का मिलीलीटर में आयतन। ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छे से याद रखना है। ओके, क्लियर हो गया होगा आपको। तो ये आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे से याद रखेंगे। तो और यहाँ से याद रखिए कि एम बराबर, देखो द्रव्यमान जो होता है ना, इसे हम शो करते हैं डब्ल्यू से। किससे, डब्ल्यू से। आणविक द्रव्यमान को शो करते हैं एम से, वी से शो करते हैं विलेय को और ए से शो करते हैं विलायक को, ठीक है ना। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो हमारा मोलरता बराबर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1000 अपॉन वी एम एल। यहाँ पर आयतन जो है वो किस में रहेगा, मिलीलीटर में होता है। तो ये हमारी मोलरता थी, बहुत ज़्यादा इससे भी क्वेश्चन आते हैं। आगे बढ़िए, अगला जो क्वेश्चन है वो है नॉर्मलता। नॉर्मलता से क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। नॉर्मलता किसे कहेंगे कि किसी भी विलयन के प्रति लीटर आयतन, यहाँ से भी याद रखिए। देखिए चूंकि यहाँ पे प्रश्न में हमें मोललता नहीं दी है, लेकिन यदि आ जाता है तो मोललता में आप ध्यान रखना कि मोललता में द्रव्यमान की प्रधानता होती है, जबकि मोलरता में, ठीक है, आयतन की प्रधानता होती है। हम पढ़ेंगे नॉर्मलता कि विलयन के प्रति लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, किसकी बात यहाँ पे की जा रही है, ग्राम तुल्यांकों की संख्या यहाँ पे बात की जा रही है। तो समझिए कि विलयन के प्रति लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को हम नॉर्मलता कहते हैं और नॉर्मलता को हम कैपिटल एम से दर्शाते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ से आपको याद रखना है कि चूंकि यहाँ पर भी आयतन रहेगा, जहाँ जहाँ आयतन रहता है वो चीज़ें ताप से प्रभावित होती हैं, क्योंकि आयतन जो है वो ताप से प्रभावित होता है। तो नॉर्मलता भी ताप से प्रभावित होती है। इसका भी आप लोग क्या करेंगे, फार्मूला याद रखिएगा। आपको यहाँ से ये वाला फार्मूला याद रखना है कि n इक्वल क्या हो जाएगा, डब्ल्यू वी अपॉन जी ई एम, ठीक है। जी ई एम का मतलब यहाँ पर क्या है, ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है ना। और यहाँ पे हो जाएगा 1000 अपॉन क्या है आपका वी एम एल। क्लियर है। इसके बाद जो प्रश्न में हमसे पूछा गया है वो है कि पीपीएम क्या है। तो पीपीएम को समझिए आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे से। पीपीएम क्या है, यहाँ पे पीपीएम का फुल फॉर्म याद रखेंगे आप लोग। पीपीएम का फुल फॉर्म होता है पार्ट्स पर मिलियन। क्या हो जाएगा बच्चों, पार्ट्स पर मिलियन। और ये ध्यान रखना आप लोग, सांद्रता ज्ञात करने की 7 विधियाँ होती हैं। प्रतिशतता है, मोलरता है, मोललता है, नॉर्मलता, फॉर्मलता, पीपीएम और मोल प्रभाज। तो ये 7 विधियाँ आपसे पूछी जाती हैं, ठीक है ना।
तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है, पीपीएम। क्या पूछा गया है, पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। इसको अच्छे से याद रखिएगा। समझते हैं, किसी विलियन के 10 लाख, समझ में आ रहा है, मिलियन, किसी विलियन के 10 लाख मतलब 10 की घात 6 भागों में उपस्थित विलेय की मात्रा को हम क्या बोलते हैं, पीपीएम सांद्रता में व्यक्त किया जाता है। मीन्स आप समझिए, विलियन बनता है विलेय और विलायक से। यदि हमारा विलायक कितना है, आपको ध्यान रखना है, 10 लाख है, उसमें केवल एक भाग यदि हमारा विलेय होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, पीपीएम। अर्थात आप समझ चुके हैं, पीपीएम सांद्रता का उपयोग या पीपीएम विधि का उपयोग तब किया जाता है जब विलायक की तुलना में विलेय की मात्रा बहुत ज़्यादा कम होती है। ठीक है ना। यहाँ से देखेंगे आप लोग, पीपीएम का उपयोग तब किया जाता है जब विलायक की तुलना में क्या होता है, विलेय की मात्रा अत्यंत कम होती है। ठीक है ना। तो उम्मीद है आपको पीपीएम अच्छे से समझ में आ गया होगा। पीपीएम की परिभाषा बिल्कुल एकदम सरल है। किसी भी विलियन के 10 लाख भागों में उपस्थित विलेय की मात्रा को हम क्या करते हैं, पीपीएम सांद्रता में व्यक्त करते हैं। पीपीएम का उपयोग तब किया जाता है जब विलायक की तुलना में विलेय की मात्रा अत्यंत कम होती है। और यहाँ से याद रखिए, यह ताप से प्रभावित नहीं होती। ठीक है ना। पीपीएम जो है वो ताप से प्रभावित नहीं होती। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये इसका फार्मूला है, याद रख सकते हैं आप लोग। पीपीएम इक्वल क्या होगा, विलेय का ग्राम में द्रव्यमान, उसके बटे में क्या जाएगा, विलियन का ग्राम में कुल द्रव्यमान इंटू 10⁶। ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आएगा मूल प्रभाज। यहाँ से समझिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये मूल प्रभाज। ठीक है ना, मूल फ्रैक्शन। तो आप जानते हो किसी भी विलयन में दो चीज़ें होती हैं, विलायक और विलेय। क्या क्या होता है, विलायक और विलेय। ठीक है ना। तो इनको भी हम अच्छे से समझेंगे, विलायक और विलेय। मूल प्रभाज क्या होगा हमारा, किसी भी विलयन में उपस्थित, याद रखिए विलयन में उपस्थित दोनों चीज़ें होती हैं, विलेय और विलायक। तो क्या है, किसी भी विलयन में उपस्थित किसी अवयव। अब किसी अवयव तो दोनों नहीं, यहाँ पे हम या तो विलेय लेंगे या विलायक। समझना बच्चे से इस बात को। किसी भी विलयन में उपस्थित किसी अवयव, या तो विलेय या फिर विलायक, किसी अवयव के मोलों की संख्या, मतलब हम दो में से किसी एक की बात कर रहे हैं, किसी अवयव के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित संपूर्ण मोलों की संख्या, मतलब दोनों की बात कर रहे हैं। अब उसके पहले हमने बात की किसी एक अवयव के मोलों की संख्या, फिर हमने बोला और विलयन में उपस्थित संपूर्ण मोलों की संख्या के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, मूल प्रभाज कहते हैं। आप यहाँ से समझिए। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, मूल प्रभाज को हम एक्स से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, एक्स से। तो यहाँ से देखेंगे मूल प्रभाज हमारा क्या हो जाएगा, एक्स बराबर, समझना आप, यदि मान लीजिए हम केवल विलायक ले रहे हैं तो विलायक को हम दर्शाते हैं एक्स से। किससे, ए से। और नीचे आ जाएगा हमारा ए प्लस वी, मतलब ये विलायक और ये विलेय। यहाँ से क्या बताया गया है आपको कि ये हमारा मूल प्रभाज है। मूल प्रभाज क्या होता है, मूल प्रभाज एक अनुपात है, किसका, विलयन में उपस्थित किसी एक अवयव का और विलयन में उपस्थित संपूर्ण मोलों का। तो यहाँ से हमने लिया कोई एक अवयव और यहाँ हमने ले लिए दोनों अवयव ए और बी। तो इसको आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। परिभाषा एक बार डबल से देखेंगे आप लोग, क्या है, किसी भी विलयन में उपस्थित किसी एक अवयव मतलब विलेय या विलायक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित संपूर्ण मोलों की संख्या के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, मूल प्रभाज कहते हैं। इसे हम एक्स से दर्शाते हैं। याद रखिएगा, मूल प्रभाज जो है वो ताप से प्रभावित नहीं होता। ठीक है। आगे देखिए इसके फार्मूले किस तरीके से बनते हैं। तो यहाँ से आप ध्यान रखिए कि यदि किसी विलयन में विलेय के मोलों की संख्या, विलेय को हम बी से दर्शाते हैं और मोलों की संख्या को एन से, तो विलेय के मोलों की संख्या को हम दर्शाएंगे एन बी से। किससे दर्शाएंगे, एन बी से। ठीक है ना। तो यदि किसी विलयन में विलेय के मोलों की संख्या क्या हो, एन बी हो, तथा विलायक के मोलों की संख्या क्या हो जाएगी, एन ए हो, तो विलेय का मूल प्रभाज को एक्स से दर्शाते हैं। बी की बात कर रहे हैं तो बी, एक्स भी यदि लिखा है तो इसका मतलब है विलेय का मूल प्रभाज। क्या हो जाएगा, विलेय का मूल प्रभाज। तो यहाँ से देखिए विलेय का मूल प्रभाज बराबर क्या हो जाएगा, एन बी, और इसके बटे में क्या हो जाएगा, एन बी प्लस एन ए। मतलब यहाँ से संपूर्ण मूल आ गया, दोनों मूल, और ऊपर क्या था, केवल एक अवयव। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा ये पूरा। तो मूल प्रभाज क्या होता है, किसी भी विलयन में उपस्थित किसी एक अवयव के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित संपूर्ण मोलों की संख्या के अनुपात को हम क्या बोलते हैं, मूल प्रभाज कहते हैं। तो यहाँ से हमने निकाला था विलेय का। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, अब यहाँ से हम किसका निकालेंगे, अब हम निकालेंगे यहाँ से विलायक का। तो विलायक को ए से दर्शाते हैं, मूल प्रभाज को एक्स से। तो एक्स ए मतलब होगा विलायक का मूल प्रभाज। तो एक्स ए बराबर क्या हो जाएगा, एन ए, और बटे में क्या जाएगा, एन ए प्लस एन बी। आपको सिंपल से याद रखना है, यदि हम विलेय का निकालेंगे तो विलेय ऊपर लिखेंगे, विलायक का निकालेंगे तो विलायक ऊपर निकालेंगे। तो ये था प्यारे बच्चों मूल प्रभाज
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमें यहाँ से समझना है कि अणु संख्या गुणधर्म किसे कहते हैं। ठीक है, क्या है हमारा क्वेश्चन, अणु संख्या गुणधर्म किसे कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अणु संख्या गुणधर्म हम किसे कहेंगे। तो याद रखिएगा आप लोग, अणु संख्या गुणधर्म क्या हो जाएगा यहाँ से, अणु संख्यक, देखिए उसके नाम से पता चल रहा है अणु और संख्यक से बना है संख्या। एक हमारा क्या हो गया अणु और एक क्या हो गया संख्या, इनके गुण, चूंकि हम ये चैप्टर विलियन पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं विलियन, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा समझिए, विलियनों के ऐसे गुण जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। बिल्कुल सिंपल है, याद रखिएगा, विलियनों के ऐसे गुण जो किस पर निर्भर करते हैं, अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, अणु संख्या गुणधर्म कहलाते हैं। बात समझ में आ रही है, आपको याद हो गया होगा। अणु संख्या गुणधर्म हम किसे कहेंगे, अणु संख्या गुणधर्म कहते हैं विलियनों के ऐसे गुण जो कि अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, अणु संख्या गुणधर्म कहलाते हैं। ठीक है ना, एक बात और आप यहाँ से याद रखिएगा, तो अणु संख्या गुणधर्म की परिभाषा तो आपको याद हो गई होगी। अणु संख्या गुणधर्म क्या हो जाएगा, एक बार और देखिए आप लोग, ठीक है ना, विलियनों के ऐसे गुण जो कि अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, अणु संख्या गुणधर्म कहलाते हैं। याद रखिएगा, अणु संख्या गुणधर्म जो है विलेय और विलायक, कौन कौन, विलेय और विलायक के कणों की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं। विलेय और विलायक के जो कणों की प्रकृति होगी उस पर निर्भर नहीं करेंगे, ये तो अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। ठीक है ना, आगे पढ़ेंगे अणु संख्या गुणधर्म कितने प्रकार के होते हैं। तो सभी बच्चे याद रखिएगा, अणु संख्या गुणधर्म होते हैं 4 प्रकार के। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। पहला कौन सा हमारा, बाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। सेकंड कौन सा है, क्वथनांक में उन्नयन। फिर कौन सा याद रखना है, हिमांक में अवनमन। और उसके बाद याद रखिएगा परासरण दाब। कौन सा, परासरण दाब। क्वेश्चन इनसे भी पूछ लेते हैं कि कौन कौन से अणु संख्या गुणधर्म है। तो अणु संख्या गुणधर्म प्यारे बच्चों 4 होते हैं, बाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन और परासरण दाब। ये 4 क्या होते हैं, हमारे अणु संख्या गुणधर्म होते हैं। अब यहाँ से समझिए आप लोग कि बाष्प दाब क्या है। ये पहले जैसे आपसे दिया बाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, तो बाष्प दाब होता क्या है, इसको आप समझिए, समझना बहुत ज़्यादा। जैसे कि मान लीजिए यह एक कोई बीकर है, इसमें क्या भरा हुआ है, ये विलायक भरा हुआ है, ठीक है, यह इसमें जल भरा हुआ है। जैसे हम इसको गर्म करते हैं तो यहाँ से क्या होता है, ये जल के अणु वाष्प के रूप में ऊपर एकत्रित हो जाते हैं, यहाँ पे इस द्रव की सतह के ऊपर एकत्रित हो जाते हैं, और इनके द्वारा फिर समझना आप, और फिर इन कणों के द्वारा इस द्रव की सतह पर जो दाब डाला जाता है उसे हम बोलते हैं बाष्प दाब। क्या बोलेंगे बच्चों, उसे हम बोलते हैं बाष्प दाब। तो बाष्प दाब की परिभाषा देखिए आप लोग, निश्चित ताप पर साम्य अवस्था में किसी द्रव की सतह पर, किस पर, किसी द्रव की सतह पर किसके द्वारा, बाष्प के कणों के द्वारा डाला गया दाब बाष्प दाब कहलाता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं बाष्प दाब। ठीक है ना, बाष्प दाब की परिभाषा एक बार और समझिए, क्या हो जाएगी बाष्प दाब की परिभाषा। तो बाष्प दाब की जो डेफिनेशन होती है कि निश्चित ताप पर साम्य अवस्था में किसी द्रव की सतह पर बाष्प के कणों के द्वारा डाला गया दाब बाष्प दाब कहलाता है। ठीक है, आगे देखिए आप लोग। अब यहाँ से अब है क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि विसरण किसे कहते हैं। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन यहाँ से है विसरण किसे कहते हैं। ठीक है, तो विसरण देख लेते हैं। विसरण की परिभाषा क्या हो जाएगी, देखिए विसरण हम किसे कहेंगे, जैसे कि हम डिफ्यूजन बोलते हैं, वह क्रिया जिसमें किसी ठोस द्रव या गैस के अणु, इस बात को बहुत अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि विसरण और परासरण जब अंतर लिखेंगे तो ये पॉइंट काम में आएंगे। विसरण या डिफ्यूजन क्या होता है आपको समझना है कि वह क्रिया, ठीक है ना, वह क्रिया जिसमें किसी ठोस द्रव या गैस के अणु अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करते हैं, यह क्रिया विसरण कहलाती है। याद रखिएगा आप लोग, यहाँ पे तीनों चीज़ें, ठोस द्रव या गैस, तीनों के कणों की बात हो रही है, किस के, ठीक है ना, वह क्रिया जिसमें किसी ठोस द्रव या गैस के अणु कहाँ से, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाते हैं। याद रखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करते हैं, गमन यानी जाना। तो यह क्रिया जो है वो क्या कहलाती है बच्चों, यह क्रिया विसरण कहलाती है। क्या कहलाएगी ये, विसरण कहलाती है। क्लियर है आप लोग। आगे देखिए उसके उदाहरण क्या हो जाएंगे। जैसे कि हम बात करते हैं अगरबत्ती की खुशबू का फैलना, ये विसरण का उदाहरण है। स्याही का पानी में पूरे में फैल जाना, ये सब क्या होते हैं, विसरण। तो विसरण की परिभाषा क्या हो जाएगी, किसी भी ठोस द्रव या गैस के अणु का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना विसरण कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे परासरण।
मैं आपको पूरा क्लियर कराते हुए चल रहा हूँ। ध्यान रखिएगा, परासरण जो होता है वो विसरण के बिल्कुल अपोजिट होता है। ठीक है, उसमें आपने पढ़ा था अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, तो इसमें क्या हो जाएगा, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर। आइए देखते हैं परासरण क्या हो जाएगा। जब दो विभिन्न सांद्रताओं वाले विलयनों को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा पृथक कर दिया जाता है तो विलायक के कण कहाँ से, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर। आगे देखिए इसको, क्या है परासरण, जब दो विभिन्न सांद्रताओं वाले विलयनों को अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा हम क्या करते हैं, पृथक कर देते हैं तो विलायक के कण, यहां से याद रखिएगा परासरण की क्रिया में केवल विलायक के कणों का गमन होता है। ठीक है, तो विलायक के जो कण हैं वो कहां से जाएंगे, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर, किसकी ओर, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर प्रवाहित होते हैं। इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं बच्चों, परासरण कहते हैं। विसरण में आपने देखा था अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर, जबकि परासरण में आपको ध्यान रखना है कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर विलायक के कण जाते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, परासरण कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, अब यहां से अब आपको समझना है इन चीजों को, बहुत ज्यादा अच्छे से ध्यान दीजिए कि परासरण की क्रिया कब तक चलती है। परासरण की क्रिया तब तक होती है जब तक दोनों विलयन की सांद्रता कैसी नहीं हो जाती, समान नहीं हो जाती। अब यहाँ से एक बात देखिए आप लोग कि मान लीजिए यह एक कोई पात्र है, इसके बीच में हमने क्या लगा दिया, एक अर्धपारगम्य झिल्ली लगी है, और यहाँ पे दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, देखो यहाँ से ध्यान से देखेंगे आप लोग, ये बीच में क्या लगी है, अर्धपारगम्य झिल्ली। यहाँ पे हमने क्या भर दिया, एक में ये विलयन है और यहाँ पे हमने विलायक भरा है। ठीक है, तो सॉरी, दोनों तरफ हमने क्या भर दिया, यहाँ पे विलयन भरा हुआ है। तो परासरण की क्रिया में क्या होता है, यहाँ से जो अधिक सांद्रता होती है, अधिक सांद्रता मतलब जो गाढ़ापन, तो यहाँ से जो विलायक के कण हैं वो इस तरफ जाने लगते हैं, और यह क्रिया तब तक होगी बच्चों जब तक कि इन दोनों विलयनों में क्या होता है, सांद्रता समान नहीं हो जाती। ठीक है ना, तो परासरण की क्रिया तब तक होती है जब तक दोनों विलयनों की सांद्रताएं समान नहीं हो जाती। यहाँ से एक पॉइंट और याद रख सकते हैं, सबसे पहले सन 1748 में एव नॉलेट, यह एक वैज्ञानिक का नाम है, क्या है, एव नॉलेट। ठीक है, कौन, एव नॉलेट। तो सबसे पहले इस एव नॉलेट ने परासरण की क्रिया का अध्ययन किया था। अब अगला क्वेश्चन है कि परासरण दाब किसे कहते हैं, तो याद रखेंगे आप लोग, यह एक द्रव स्थितिक दाब होता है। परासरण क्या है, परासरण एक द्रव स्थितिक दाब होता है जो द्रव पर स्थित होता है। परासरण दाब वह द्रव स्थितिक दाब है, क्या करता है, जो विलायक के अणुओं का विलयन में प्रवेश होने से रोक देता है। बस क्या याद रखना है आपको, परासरण दाब वह द्रव स्थितिक दाब होता है जो विलायक के कणों का विलयन में जाने से रोक देता है, अर्थात परासरण दाब लगाने से जो है वो परासरण की क्रिया रुक जाती है। इसे हम पाई से शो करते हैं परासरण दाब को, याद रखिएगा। परासरण दाब को हम किसे शो करेंगे, परासरण दाब को हम शो करते हैं पाई से। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन भी आया था कि अर्धपारगम्य झिल्ली किसे कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा झिल्लियां तीन प्रकार की होती हैं जिनको हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे कि पारगम्य, अपारगम्य और अर्धपारगम्य झिल्लियां क्या होती हैं। तो सबसे पहले पारगम्य, विलयन में दो चीज़ें होती हैं, विलेय और विलायक, हम लोग जानते हैं। तो पारगम्य झिल्ली क्या होती है, वह झिल्ली जिसमें से विलेय और विलायक दोनों के, वह झिल्ली जिसमें विलेय और विलायक दोनों के कण आर पार हो जाते हैं, पारगम्य झिल्ली कहलाती है। अच्छे से याद रखिएगा इसको आप लोग, क्या हो जाएगा, वह झिल्ली जिसमें विलेय और विलायक दोनों के कण आर पार निकल जाते हैं उसे हम पारगम्य झिल्ली कहते हैं। जबकि अगले क्वेश्चन देखिए ध्यान से, अपारगम्य झिल्ली में क्या हो जाएगा, वह झिल्ली जिसमें विलेय और विलायक, ठीक है ना, विलेय और विलायक दोनों के कण प्रवाहित नहीं हो सकते उसे अपन क्या बोलते हैं, अपारगम्य झिल्ली कहते हैं। अब आप लोग समझिए कि अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होगी, यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है, वह झिल्ली जिसमें से केवल विलायक के कण, इस बात को याद रखिए, वह झिल्ली जिसमें से केवल किसके कण, विलायक के कण प्रवाहित हो सकते हैं, विलेय के नहीं, उसे हम अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। क्या बोलेंगे बेटा, उसे हम अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। बिल्कुल इजी है, बहुत ज़्यादा अच्छे से आप लोग इस चीज़ को समझ लीजिए। क्लियर है, देखो पारगम्य में विलेय और विलायक दोनों के कण निकलते हैं, अपारगम्य में विलेय और विलायक दोनों के कण नहीं निकलते हैं, जबकि अर्धपारगम्य में केवल विलायक के कण आर पार निकल जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। ठीक है, यहाँ से देखिए जंतु झिल्ली, अंडे की झिल्ली और कृत्रिम रूप से देखें तो कॉपर फेरोसाइनाइड,
कौन सी? कॉपर फेरो साइनाइड की झिल्ली होती हैं। ये अर्धपारगम झिल्लियों की क्या होते हैं? उदाहरण होते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। अल्प पराशरी, अति पराशरी और सम पराशरी विलयन किसे कहते हैं? कौन कौन से? अल्प पराशरी, अति पराशरी और सम पराशरी विलयन क्या होते हैं? तो इनको डिस्कस करते हैं, समझिए अच्छे से। सबसे पहले आता है हमारा अल्प पराशरी विलयन। कौन सा जाएगा? अल्प पराशरी विलयन। देखिए वह विलयन, सरल एक बार पढ़ेंगे याद हो जाएंगे। वह विलयन जिसकी सांद्रता का मान कोशिका द्रव्य की सांद्रता से कम होता है उसे हम क्या बोलते हैं? अल्प पराशरी विलयन कहते हैं। समझ में आ गया आपको? वह विलयन जिसकी सांद्रता का मान किससे होता है? कोशिका द्रव्य की सांद्रता से कम हो जाता है, ठीक है ना, उसे हम क्या बोलेंगे? अल्प पराशरी। अगला है हमारा कौन सा? अति पराशरी। तो इसका अपोजिट कर दीजिए आप लोग, क्या हो जाएगा? वह विलयन जिसकी सांद्रता का मान कोशिका द्रव्य की सांद्रता से कैसा होता है? अधिक होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? हाइपरटोनिक या अति पराशरी विलयन कहते हैं। और अब सबसे इंपॉर्टेंट जो है समपराशरी, तो इसमें ध्यान रखना इसका मान कैसा हो जाएगा? कोशिका द्रव्य की सांद्रता के बराबर होता है, समपराशरी, ठीक है ना, आइसोटोनिक। समझिए वह विलयन जिसकी सांद्रता का मान अन्य विलयन की सांद्रता से या कोशिका द्रव्य की सांद्रता से कैसा होता है? बराबर होता है, इसे हम समपराशरी विलयन कहते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़िए। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट है एक क्वेश्चन जो कि हमारी प्रश्न बैंक में दिया हुआ है कि परासरण और विसरण, ऑस्मोसिस और विसरण डिफ्यूजन में क्या अंतर है? तो देखेंगे हम यहाँ से कि इनमें क्या अंतर होता है। अच्छे से समझिए आप लोग, ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो परासरण देखिए, परासरण का विलयन किसका है? विलयनों का गुण है। और जो विसरण है वो किसका गुण है? गैसों का गुण है। विसरण क्रिया गैसों में सबसे ज़्यादा होती है, आप लोगों को याद रखना। और परासरण किस में होता है? विलयनों में। तो पहला पॉइंट हमारा क्या है? परासरण विलयनों का गुण है और विसरण गैसों का गुण है। सेकंड है, परासरण की क्रिया में अर्धपारगम्य झिल्ली अनिवार्य होती है। अभी आपको बताया था कि अर्धपारगम्य झिल्ली यदि हम किसी दो सांद्रताओं वाले विलयनों के बीच में लगा देते हैं तो विलायक के कण जो है वो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता वाले विलयन की ओर जाने लगते हैं, जबकि विसरण की प्रक्रिया में अर्धपारगम्य झिल्ली का होना अनिवार्य नहीं है। थर्ड पॉइंट देखिए, परासरण की क्रिया में विलायक के अणु कहाँ जाते हैं? कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जाएंगे, जबकि विसरण में क्या होता है? गैसों के अणु अधिक सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता वाले विलयन की ओर जाते हैं। नंबर 4 पॉइंट देखिए, परासरण की क्रिया को रोका जा सकता है अथवा अतिरिक्त दाब लगाने पर यह विपरीत क्रिया में हो जाती है, जबकि विसरण को ना तो रोका जा सकता है और ना ही विपरीत दिशा में किया जा सकता है। ठीक है, आगे देखेंगे आप लोग। तो ये क्या था आपका? परासरण और विसरण में अंतर। अब हम देखेंगे यहाँ से जो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि आदर्श और अनादर्श विलयन में आपको अंतर बताना है। किसमें? आदर्श और अनादर्श विलयन में अंतर। तो देखिए आदर्श और अनादर्श विलयन में क्या अंतर होता है? आसवन द्वारा द्रवों को पृथक करना संभव है आदर्श विलयन में, जबकि आपको ध्यान रखना है कि आसवन द्वारा केवल एक द्रव शुद्ध अवस्था में प्राप्त होता है। ठीक है ना, आसवन द्वारा हम क्या करेंगे? द्रवों को पृथक करना संभव है, जबकि आसवन द्वारा एक द्रव शुद्ध अवस्था में प्राप्त होता है। ठीक है, सेकंड की बात करेंगे, राउल्ट का नियम का पालन करता है कौन? आदर्श का विलयन। ये आप ध्यान रखना, आदर्श विलयन क्या होता है? आदर्श विलयन राउल्ट के नियम का पूर्णतः पालन करता है, और जबकि राउल्ट के नियम से विचलन कौन दर्शाता है? अनादर्श विलयन इसका पालन नहीं करता या उससे विचलन दर्शाता है। ठीक है ना। नंबर थर्ड पॉइंट देखेंगे, विलयन का जो आयतन है वो अवयवों के आयतन के योग के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए हमारा कोई ए है, यह किससे मिलकर बना है? बी प्लस सी से, तो इनका जो आयतन है वो इसके बराबर होता है, आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है ना। तो क्या है? विलयन का जो आयतन है, विलयन का आयतन अवयवों के आयतन के योग के बराबर होता है, जबकि विलयन का जो आयतन है अवयवों के आयतन के योग के बराबर नहीं होता। और लास्ट पॉइंट क्या है? एंथैल्पी परिवर्तन नहीं होता आदर्श विलयन में, जबकि अनादर्श विलयन में क्या होता है? एंथैल्पी परिवर्तन होता है। ठीक है बच्चों, तो ये सारे क्वेश्चन मैंने आज आपको बता दिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अगले वीडियो में हम जो हमारा चैप्टर 3 है, ठीक है ना, वैद्युत रसायन, उसके क्वेश्चन आंसर को हम लोग डिस्कस करेंगे। आप सबको यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लोग मुझे
लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज ज़रूर करें, जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा हो। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये सब बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।